फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्लास होगा आपका ये एससीईआरटी से संबंधित क्लास होगा। और हम लोग आज का क्लास कक्षा 8 का पढ़ेंगे। और हम लोगों ने कल के क्लास में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे कक्षा 8 का, अतीत से वर्तमान। आज उसी का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आज कोशिश करेंगे पूरा जितने भी चैप्टर हैं कक्षा 8 में सभी को कंप्लीट करने का। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में एससीईआरटी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अगर आप एससीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। एससीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अभी तक टीआरई 3 तक देखा गया है कि एससीईआरटी से लगभग सारा प्रश्न रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास आपका होगा ये टीआरई 4 के लिए स्पेशल क्लास दिया जा रहा है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी का 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको आज का क्लास करवा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम लोग कल के क्लास में कक्षा 3 तक कंप्लीट पूरा कर लिए थे। आज उसी का हम लोग आगे चैप्टर करेंगे। देख सकते हैं, अगर कल का क्लास जो लोग नहीं किए थे मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एससीईआरटी का ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी टाइम लग जाएगा आप सबको। ये आप ही लोगों के लिए मैंने बुक्स को पूरा पढ़ा और उसी का शॉर्ट नोट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए ये शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर दिया है। ये नोट्स आप भी ले सकते हैं। ये नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा 9709427320। ये नंबर पर आप मैसेज करेंगे। नोट्स के लिए आपको 3 क्लास से 10 क्लास तक सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 3 to 5 आपको ईवीएस मिलेगा और 6 से लेकर 10 तक आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस चारों सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग शॉर्ट नोट्स अवश्य ले लें क्योंकि बुक्स पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और ये जो नोट्स है आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाया है, तो ये नोट्स आप लोग अवश्य ले लें। और एग्ज़ाम में आप इसी नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ 200% का आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये नोट्स से ही अभी तक टीआरई 3 तक प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं खुद से तो आप बुक्स कोई भी स्टोर में ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बुक्स आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में, क्योंकि एससीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया है। मैं वही बुक्स का ही आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मैं डेली आप लोगों को क्लास भी करवा ही रहा हूँ। कल के क्लास में हम लोग कक्षा 8 का 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे, ग्रामीण जीवन और समाज। आज हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स जो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। पहला पॉइंट है जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहे जाते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? आदिवासी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है प्राचीन काल में आदिवासी का जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। तो प्राचीन काल में आदिवासी का जीवन किस पर निर्भर था? तो यह वनों पर निर्भर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है आदिवासी के दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगल से होती थी। आदिवासी वन संसाधन का उपयोग सही ढंग से करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। झूम खेती जंगल के किसी भाग को काट छांटकर साफ करते थे। 2-3 वर्ष के उस जगह पर खेती करने के बाद जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे, उसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती से संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा कि झूम खेती आपको लिख दिया जाएगा, झूम खेती किसे कहते हैं, और ऑप्शन में ऐसा ही डिटेल में आपको दे दिया जाएगा। तो ये आप पॉइंट को याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में बना सकते हैं।
झूम खेती को हस्तांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को हस्तांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आगे, स्लीपर लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। आगे, तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की। 1865 में वन का अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है 1865 में। आगे, 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगल को 2 भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित करके सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहां पर आदिवासी को लकड़ी चुनने एवं उनके उत्पाद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे, दूसरा क्षेत्र आम लोगों के साथ साथ आदिवासी को भी जाने की अनुमति थी। इससे आदिवासी ने इसे अपना अधिकार का हनन समझा, क्योंकि आदिवासी वन संसाधन को अपने पीढ़ियों की धरोहर समझते थे। आगे है बेगारी। बेगारी क्या है? तो बिना वेतन या मजदूरी के काम करना। बेगारी क्या होता है? बिना, जैसे कि आपको वेतन नहीं दिया जाएगा लेकिन आपसे काम करवाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या है? कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक से जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत चुक ना जाए। मतलब कि अगर आप किसी से कर्ज लिए रहते हैं और उसका आप पैसा वापस नहीं करते हैं तो आपको उन पैसों के बदले उनके घर में या उनके खेतों में काम करना पड़ता था पहले, सूद समेत, जब तक कि आपका सारा कर्ज उतर ना जाए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है दिकू। दिकू क्या है? तो गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलियों का काम करते थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे है भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों ने शोषण के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह, इस विद्रोह के प्रणेता सिद्धू एवं कानू थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और एवं कानू ने किया था। ये भी एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलान कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे ताना भगत आंदोलन। इसमें क्या हुआ था? जात्रा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? तो जात्रा भगत ने किसकी शुरुआत की थी? तो या ताना भगत की भगत आंदोलन शुरुआत की थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तरी पूर्वी भारत में भी खासिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। आगे है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ स्थानांतरणगत उलिहियातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। इनके पिता का नाम था सगुना मुंडा और माता का नाम था कदमी मुंडा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। चाईबासा कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये झारखंड में है। एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो यह झारखंड से संबंधित थे। शुरू में बिरसा मुंडा ने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में फिर से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1855 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान अवतार घोषित किया और अंग्रेज शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे उनकी अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया। अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया।
उसने मुंडाओं को आदेश दिया किसी को राजस्व न दे और ज़मीन का उपयोग बिना राजस्व दिए करे। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध के कारण उसे जेल में भेज दिया। किसको? तो बिरसा मुंडा को। आगे 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसका उद्देश्य मुंडाओं के घर वापसी थी। इसमें बहुत से सारे लोग मारे गए, बंदी भी बने थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी फैलने के कारण रांची जेल में मृत्यु हो गई थी। बिरसा की मौत के बाद भी यह विद्रोह थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल गठित कर दिया ताकि समस्या को नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी बनाया गया। इसमें जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ, जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र इंग्लिशमैन पायोनियर स्टेट्समैन ने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना की, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने आदिवासी को दबाने के लिए जिस तरह से हिंसात्मक गतिविधि अपनाई थी वह कहीं से भी सही नहीं था। यह आप ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व भारत में जेलिया संघ आंदोलन। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजातियों ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में जब इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1819 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों पर नागा जनजातियों का गुस्सा फूट पड़ा और नागाओं ने अपना विरोध का स्वरूप और भी बड़ा बना लिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस समय मणिपुर में लियांगमई एवं रंगमई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जनोदानांग नामक एक रंगमई जनजातीय नेता के नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन का नाम जेली या सांग आंदोलन हुआ। आगे है जादो नांगा ने नागा जनजातियों के लिए क्या किया? तो जादो नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडा लियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्यों की स्थापना का प्रयास शुरू किया। अंग्रेजों ने हत्या के झूठे मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। गिंड लियू ने इसे जारी रखा। तो फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं ये बिरसा मुंडा से संबंधित है कि कैसे उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजी शासन को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ से भी आपसे 2 से 3 प्रश्न किसान जनजातीय आंदोलन से प्रश्न रहता है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे। अंग्रेज द्वारा सन 1932 में गिंड लियू को जेल में भेजकर आजीवन कारावास दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट गिंडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान खोना नहीं चाहते थे। बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। नागालैंड कैसे बना? तो नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963, ये भी आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1963 को। संथाल परगना और छोटा नागपुर का भी विरोध नहीं थमा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार से अलग हुआ।
तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड की स्थापना कब की गई, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। संथाल विद्रोह, इसके संस्थापक हैं सिद्धू कान्हू। राधा और हीरा नाम की महिलाएं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। सिद्धू की बहन फूलों ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से काट दिया। मुंडा विद्रोह, 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली ओ चंपी ने अंग्रेजी सैन्य संगठन को इत्यादि को बड़ा नुकसान कर दिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ताना भगत आंदोलन। जत्रा भगत का बाद लिथो राव नाम की जनजातीय महिला नेतृत्व संभाला। गोंडा विद्रोह, गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी 1940 ईस्वी के दशक में उत्तराधार 1950 ईस्वी में दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। देखिए आगे, व्यक्ति संबंध। जदो नांग किससे संबंधित है, तो जेलिया या सांग आंदोलन से। बिरसा मुंडा सिंह बोना से। कंद जनजाति, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। टिकेंद्रजीत सिंह, ये मणिपुर है। जात्रा भगत, ये ताना भगत आंदोलन से संबंध है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शिल्प एवं उद्योग। यहाँ से भी TRE 4 में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप कोई भी क्लास का तैयारी करते रहें, चाहे प्राइमरी का या 11-12 तक किसी भी क्लास का, 6 to 8, 9, 10 भी, सभी में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ। यहाँ पर मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग कालीकट लिख लीजिएगा। इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों की कोलिको का नाम दिया। बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मसान नामक शहर में सूती वस्त्र को देखा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण तथा यूरोपियन व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारों को नुकसान पहुंचाया। ये भी ध्यान रखिएगा। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। तो कैलिको अधिनियम कब बनाया गया, तो 1720 में। ये भी आप डेट याद रखिएगा। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और आयात पर इंग्लैंड ने रोक लगा दिया। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े की मांग ज़्यादा थी। औद्योगिक क्रांति आने पर मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर 1813 में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मुक्त व्यापार नीति कब अपनाई गई थी, तो याद रखना 1863 में। माफ करिएगा फ्रेंड्स, 1813 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा। मुक्त व्यापार नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। आगे देखेंगे। पॉइंट है 1854 ईस्वी में बंबई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना कावसजी नानाजी दभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बंबई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1854 आप डेट याद रखिएगा। 1860 में माफ करिएगा होगा सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में
56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे है 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूल मिल स्थापित की गई। सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोयला खान उद्योग की शुरुआत किस ईस्वी में की गई थी, तो 1906 आपको याद रखना है। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसे आप ध्यान रखिएगा। सन 1927 में FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यहां पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का था। इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा जूट, फिर तीसरा कोयला। आगे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ITUC कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाली संस्था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसे ध्यान रखिएगा। झरिया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला खानों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो झरिया और गिरिडीह। कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर को TB और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है। देख लीजिए, जूट उद्योग कहाँ है, तो बंगाल में है। ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर, जामदाई बुनाई लखनऊ, लौह उद्योग जमशेदपुर और नील बगान उद्योग यह चंपारण जो कि बिहार में है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं चैप्टर 5 तक, और जितने आगे है हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। आगे हम लोग कल के क्लास में करेंगे अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अगर समझ में नहीं आता है वीडियो में एक बार में, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप लोग यह अगर क्लास अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि जितना भी मैं आपको क्लास करवा रही है SCRT का है, जो कि बिहार जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है टीचर का TRE 4, उसमें यह सिलेबस इंक्लूड है। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं TRE 3 तक, सभी में SCRT से ही प्रश्न पूछा गया है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे कोई, उनको पता होगा कि SCRT कितना महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, SCRT बुक लेके अगर खुद से पढ़ने का आपको इच्छा है, तो कोई भी बुक स्टोर में आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी। देख लीजिए, ये हम लोग क्लास 8 के अतीत से वर्तमान हिस्ट्री का बुक हम लोग पढ़ रहे थे। तो यह किताब काफ़ी मोटी है। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे 200% गारंटी है, क्योंकि इसमें सारा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एग्ज़ाम में यहाँ से आने के प्रबल संभावना है। 99% में कहता हूँ प्रश्न यहीं से बनेगा। और जिस किसी को यह शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें 9709427320। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मिनिमम चार्ज पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज आपसे लिया जाएगा। मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे जो इसका कंप्यूटर टाइपिंग करवाने में लगा है, बस वही आपसे लिया जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। यह नोट्स आप लोगों को अवश्य लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि 100, 150, 200 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। आपका अगर फ्यूचर बन रहा है तो मैं तो कहूँगा आप सभी को ये नोट्स ले लेना चाहिए। मैं आपको 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से कि EVS रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सभी के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट होगा। जिस किसी का 9th, 10th, 11th, 12th में कोई भी ऑनर्स हो, उनका जनरल पेपर में अगर GS है तो आपको भी यह नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। और किसी का अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री का भी आपको नोट्स मिल जाएगा 6 से लेकर 10 तक।
किसी का पॉलिटी है उसको भी नोट्स मिल जाएगा। और जनरल पेपर भी में भी आपको ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा, साइंस से प्रश्न रहेगा, तो सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो आप लोगों को यह नोट्स अवश्य लेना चाहिए। आपको यह नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको यह वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।